Okay, welcome back students. This is class 11th physics and today our topic is relationship between different physical quantity. इसका तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे दो पार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, क्लोजिंग पार्ट है आज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके, ठीक है, और इसकी लिमिटेशन हम पढ़ेंगे इस मेथड की, और उसके बाद इस टॉपिक को क्या कर देंगे डियर, क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। तो आपको दिया है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, its mass per unit length m, and the tension T in the string. Obtain dimensionally an expression for frequency. तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि स्ट्रेच्ड है। स्ट्रिंग माने कोई जैसे कि आपका गिटार होता है, गिटार की एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये गिटार की कोई एक स्ट्रिंग है जो कि क्या है, स्ट्रेच्ड है। ठीक है, ये कसी हुई है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो कि स्ट्रेच्ड है, कसी हुई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि ये क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। जब हम इसको प्लग करते हैं तो ऐसे, अगर हम इसको ऐसे प्लग करते हैं जब आप गिटार बजाते समय, तो ये क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करती है। कौन, स्ट्रिंग। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है डियर, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होंगे वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये सब हमने बाद में पढ़ना है। अभी हम केवल तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या हो जाएगी डियर, इसकी डायमेंशन हम हो जाएगी, टी ऊपर गया तो टी की पावर -1, और ये टाइम है तो टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला टी पावर में क्या है, -1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेंथ क्या है, एल है, तो लेंथ इज अ डिस्टेंस, स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी, ये अगर स्ट्रिंग है तो यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है, यानी कि एक तरीके की डिस्टेंस, और इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, एल। अब एक नया वर्ड आप सुन रहे होंगे, वैसे नया तो नहीं है, आप सुनते रहते हैं डेली लाइफ में, टेंशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस पर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो टेंशन क्या होता है डियर, टेंशन भी एक तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगी, जितना ज्यादा वो कसी हुई होगी, उसमें टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही ज्यादा होता है। टेंशन भी आपने बाद में पढ़ना है। जैसे अभी अगर स्ट्रिंग ऐसी है तो हम कहेंगे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो काफी कम है। अब इसको जैसे जैसे आप स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो जितना कसते जाएंगे उतना उस पर फोर्स क्या लगेगा, साइड से कसने के लिए होता है स्ट्रिंग में, या आप जितना कस के बांधेंगे रस्सी पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो टेंशन भी एक तरीके का फोर्स है। सो टेंशन की के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL/-2। तो अब हम सभी टर्म की डायमेंशन जानते हैं। तो अब हमने क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन जो है ऑब्टेन कीजिए, किस मेथड से, डायमेंशन मेथड से। ठीक है, तो डायमेंशनली हमने जो है फ्रीक्वेंसी के लिए एक मेथड एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे आप हर क्वेश्चन में करते थे। कौन डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पहला है आपका लेंथ, दूसरा है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और तीसरा है टेंशन। तो हम जानते नहीं है लेंथ की किस पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास की किस पावर पे और टेंशन की किस पावर पे। तो मैंने मान लिया लेंथ की ए पावर पे, मास की बी पावर पे, और टेंशन की सी पावर पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, अब देख ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, इक्वल का साइन लेके आए तो एक कांस्टेंट आ गया के,
L⁴ M⁴B और टेंशन की पावर C, इसको बोल देते थे हम इक्वेशन 1। अब हम क्या करते थे, हम इस इक्वेशन 1 में जितने भी टर्म है, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब के लिए क्या लिखते थे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे। बट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले ये इस के बारे में बताना जरूरी है। ये के क्या है डियर, कांस्टेंट, लेकिन इस कांस्टेंट की खूबी होती है कि ये कांस्टेंट कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो हम कह देंगे वेर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब यानी कि के की कोई भी डायमेंशन नहीं है। अब इस इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे। फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T⁻⁻1, मैंने बताया था अभी। अब ये इस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है। लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल L, और उसकी पावर बाहर से कितना दिया, A। अब ये m क्या है, ये m मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, सपोज करो ये एक स्ट्रिंग है और हम समझ रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ को। सपोज दैट इज अ स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का जो मास है वो 10 kg है। इस स्ट्रिंग का मास कितना है, 10 kg, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर और इस स्ट्रिंग का मास है 10 kg। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास अपॉन क्या कर दीजिए, लेंथ कर दीजिए। तो मास अपॉन लेंथ कर दोगे तो 10/5 के 10 क्या है केजी, 5 क्या है मीटर, तो ये आ गया 2 kg/मीटर। ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, kg/मीटर। ऊपर क्या है मास, नीचे क्या है लेंथ। तो यूनिट लेंथ का जो मास है वो कितना है 2 kg, यानी कि 1 मीटर का मास 2 kg, अगले 1 का मास 2 kg। इस तरीके से 5 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ, तो यानी कि ये है एक m/L, ठीक है, मास अपॉन लेंथ, ठीक है। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, लेंथ के लिए L, तो कैपिटल M/कैपिटल L, बाहर से पावर कितना B, और टेंशन एक तरीके का क्या होता है, फोर्स, तो mLT⁻², बाहर से पावर कितना C, ठीक है। देन अब हम बताइए, इस ओर मास की डायमेंशन कितनी है 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी है 0, टी की डायमेंशन कितनी है -1, और यहां देखिए, यहां हम ओपन करते हैं, ये a अंदर गया तो L⁴ ये आ गया m⁴b/L⁴b, और ये आ गया c अंदर गया तो m⁴c L⁴c और t⁻²c, ठीक है। ऐसा हम करते आ रहे हैं। देन अब यहां लेफ्ट साइड में क्या रह गया देखते हैं। लेफ्ट साइड में है m⁴0, लेंथ की डायमेंशन 0 और टाइम की डायमेंशन -1 इज इक्वल टू, अब देखिए समेटते हैं, मास दो जगह दिख रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई में है, m से m को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, b प्लस कितना हो गया c, b+c। देन लेंथ की पावर L यहां भी है यहां भी है, बेस से में पावर ऐड होगी, L की पावर a+c, ठीक है। देन ओके सॉरी, एक और है, ये लेंथ यहां अपॉन में है, ऊपर आएगा तो L की पावर -b हो जाएगा, तो L की पावर a+c, साथ में क्या -b, और LB समेट दिया हमने। अब बचा t, और t की पावर कितना है -2c, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में, ठीक है, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं,
ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, ईच टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, यानी कि MLT की जो डायमेंशन यहाँ है वही MLT की डायमेंशन यहाँ भी होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेट कीजिए MLT की पावर्स को, ठीक है। जो m की डायमेंशन यहाँ है वही यहाँ भी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ m की पावर डायमेंशन है b+c और यहाँ m की डायमेंशन 0 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि b+c इज इक्वल टू 0। देन यहाँ है लेंथ की डायमेंशन a+c - b और यहाँ लेंथ की डायमेंशन है कितना, 0, ये दोनों भी आपस में इक्वल। यहाँ टाइम की डायमेंशन है डियर -2c और यहाँ टाइम की डायमेंशन है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, c इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब इस c की वैल्यू b यहाँ पर रखिए तो आपका क्या निकल आएगा, b निकल आएगा, b प्लस c की जगह 1/2 इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, a नहीं है, इस इक्वेशन में देखिए c और b रखिए, क्या निकल आएगा, a निकल आएगा। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं, a प्लस सी कितना है 1/2 माइनस बी कितना है -1/2 इक्वल टू कितना 0। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा डियर, प्लस, तो ये हो गया a प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना 0। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया, इंप्लाइज दैट a प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 छोड़ गया तो -1, ठीक है डियर। तो ये a b c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते थे, a b c की वैल्यू पुट कर देते थे इक्वेशन 1 में। तो लिखिएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। तो a b c की वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो a b c की वैल्यू रखिए इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर कितना है a की वैल्यू कितनी आई है -1, ठीक है, इंटू मास पर यूनिट लेंथ m की पावर कितना है b और b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 और टाइम की पावर, ठीक है, सॉरी टाइम नहीं, क्या है ये, टेंशन है, ठीक है। और टेंशन की पावर कितना है c और c कितना है 1/2, ठीक है। देन न्यू इज इक्वल टू k इंटू ये l की पावर -1 है, नीचे आया तो क्या हो गया +l, ठीक है, पावर क्या होगी +1, ये t की पावर 1/2, ठीक है, t क्या है टेंशन, m नीचे आया, ठीक है, तो m की पावर भी क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा चेंज 1/2, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, तो न्यू इज इक्वल टू k इंटू k/l इंटू ये पावर 1/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों जगह पावर 1/2 है, तो t/m की होल पावर 1/2। देन यहां लिख देते हैं न्यू इज इक्वल टू k/l अंडर रूट, देखिए पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा t/m, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर 1/2 है वो क्या होता है रूट होता है, आप जानते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन ले आए, दैट इज k/l अंडर रूट t/m, वेयर l इज द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, nu is the frequency of the string, l is the length of the string, t is tension in the string and m is mass per unit length, okay। और where k is dimensionless constant। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड्स नंबर कैपिटल N बेस पर लिखा हुआ है R, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर कैपिटल N बेस पर क्या R, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप, NR is a function of the density of the liquid rho, its average speed V and coefficient of viscosity eta, given that
Reynolds number nr is also directly proportional to d or capital D. Or what is capital D? The diameter of the pipe. So from the dimensional consideration that nr is directly proportional to rho vd upon eta. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे पहले कॉपी पे, फिर पॉज करके फिर हम इसको देखते हैं। तो क्या बोलता है रेनॉल्ड्स नंबर? क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर? ये बताता है, ये आप सब आगे पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं करना। अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशन को ड्राइव करना सीख रहे हैं डायमेंशन मेथड से। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम बता पाते हैं कि किसी पाइप में जो फ्लो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। एंड व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, वी विल डिस्कशन अबाउट इट इन फर्दर चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर है वो जो है फंक्शन है किसका? डेंसिटी का, लिक्विड की डेंसिटी का, उसकी स्पीड का और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, उसने दिया है क्वेश्चन में रेनॉल्ड्स नंबर एन आर, और इसके बारे में क्या बोला हुआ है? ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन इसका मतलब नहीं है। that is the function of density of liquid यानी कि रो एंड its average speed v and coefficient of viscosity eta। ठीक है, इन तीनों का फंक्शन है। ठीक है, और साथ ही साथ उसने दिया हुआ है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो पाइप के डायमीटर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए रो की किस पावर पे डिपेंड करता है ये तो हमें नहीं दिया था, वेलोसिटी की किस पावर पे डिपेंड करता है ये भी हमें नहीं दिया था, ना डेंसिटी के बारे में कुछ दिया था, ना वेलोसिटी के बारे में, ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की किस पावर पे डिपेंड करता है ये भी नहीं दिया हुआ है। बट ये दिया हुआ है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर ऑफ दी पाइप, यानी कि डायमीटर के 1 पावर पे क्या करता है? ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये एनआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर। इसको क्या पढ़ेंगे आप? एनआर रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डायमीटर बोले तो डायमीटर की 1 पावर पे डिपेंड करता है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली डायमीटर की 1 पावर पे डिपेंड करता है। ये क्यों दिया है इसके बारे में हम इसकी लिमिटेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेथड तब तक काम करती है जब तक कि हमारे गिवन क्वेश्चन में 3 अननोन फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी कि 3 अननोन पावर हैं। अगर 3 से ज्यादा अननोन पावर हो जाएंगी, ठीक है, 3 से ज्यादा अननोन पावर हो जाती हैं तो ये मेथड काम नहीं करता है। 3 से ज्यादा क्वांटिटी अगर होती हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है, एक्सप्रेशन में 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी होती हैं तो फिर हम इस मेथड से एक्सप्रेशन को ड्राइव नहीं कर पाते हैं। तो 3 अननोन पावर ही हैं होए, ठीक है, उससे ज्यादा अननोन पावर ना हो, इसलिए डायमीटर की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है ये हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर अब। ठीक है, और ये एनआर जो है वो क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट रेनॉल्ड्स नंबर एनआर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, इक्वल का साइन लेके आए और एक कांस्टेंट आया क्या डियर? के, एंड रो की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर सी, एंड डायमीटर। ठीक है, डायमीटर की पावर कितना है? 1 है। ठीक है, इसको बोल दिया हमने क्या? इक्वेशन 1। और के के बारे में लिख देंगे वेर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब हम क्या करते थे इसके बाद? ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके लिए क्या लिखते थे? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे। तो अब लिखिए
एन आर यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर क्या है डियर, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन न मास में होगी, न लेंथ में होगी, न टाइम में, किसी भी बेसिक क्वांटिटी पर इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि न इसकी डायमेंशन m होगी m की पावर 0, न इसकी कोई भी डायमेंशन लेंथ में होगी l की पावर 0, और न इसकी कोई भी डायमेंशन t में होगी t की पावर 0। ठीक है, k भी क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी कि इसकी भी कोई mlt में कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेंसिटी, डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m l क्यूब l की पावर -3, l क्यूब ऊपर आया, बाहर से पावर कितना a, वेलोसिटी के लिए lt-1, ये सब अब आपको याद हो चुके होंगे कि पावर कितना बाहर से b, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये निकलता है डियर विस्कस फोर्स से। विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स अभी हम सब पढ़ना है, ये आप, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, आप डरे ना कि इतना भयंकर सा है, अभी केवल इनको याद कर लें, ठीक है, मेमोराइज कर लें, बाद में ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं, डरे नहीं। विस्कस फोर्स जब होता क्या है, जब एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड, ऐसा एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर चलती है, ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर पर नीचे वाली लेयर एक फोर्स लगाती है पीछे की ओर, उसको ऊपर वाली लेयर को पीछे की ओर खींचती है, ठीक है, और उस फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, वो फोर्स जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, अपॉन साथ में क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, साइन क्या होता है माइनस, क्योंकि अगर वेलोसिटी आगे की ओर है, लिक्विड आगे की ओर फ्लो कर रहा है, तो फोर्स लगता है पीछे की ओर, ये सब आप बाद में पढ़ेंगे, ये छोड़िए। तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईटा इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है ये सब चीजें मैं बता देता हूं, चलो माइनस भी हटा दो फिलहाल के लिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये हर लिक्विड के लिए एक अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आती है, ठीक है, जो लिक्विड जितना गाढ़ा या जितना विस्कस होगा उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। हनी के लिए ये ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वाटर। ए है एरिया, dv है चेंज इन वेलोसिटी, एंड dx है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, तो यहां से ईटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये dx इधर आया तो f इंटू डी एक्स अपॉन ये a नीचे आया और dv भी नीचे आ गया, ठीक है, तो ईटा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अब आप लिख सकते हैं mlt की पावर -2, ठीक है, अभी आपने ये सब याद करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है, dx क्या है, चेंज इन लेंथ यानी कि l, a क्या है, एरिया यानी कि l स्क्वायर, ठीक है, और dv का है lt-1, ठीक है, एक l से एक l क्या हो गया, चेंज हो, कैंसिल हो गया, ठीक है, l से ये l स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है, तो अब इसको ऊपर भेजिए, ये क्या बन जाएगा m, ठीक है, अब l की एक पावर ऊपर गई, वो हो गया -1, यानी कि l की पावर -1, ये दोनों l तो कैंसिल हो गए थे, ठीक है, अब ये t की पावर -1 है, ऊपर जाके t की पावर +1, ये t की पावर -2, -2 +1 यानी कि t की पावर -1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml-1 t की पावर -1, ओके, देन ये आपको याद होना चाहिए वैसे, ठीक है, आप अभी इसको मेमोराइज कर लें, बाद में इसको हम सब पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ml-1 t की पावर -1, ओके, की होल पावर कितना c, ठीक है, देन ये d क्या है, डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, एक तरीके की लेंथ पाइप का, ये क्या हो गया डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर भी एक तरीके की लेंथ है l, लेकिन इसकी किस पावर पर डिपेंड करता है ये हमें मालूम है, पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देन अब आप क्या करेंगे, अब चीजों को समेटना शुरू कीजिए, m l की पावर 0 t की पावर 0 इज इक्वल टू, अब देखिए कितनी जगह m है, तो m की पावर कितना a
एल की पावर -3a अंदर भेज दिया, एल की पावर, ये b अंदर गया, एल की पावर b, t की पावर अंदर गया -1 इंटू बी, कितना हो गया t की पावर -b। ठीक है, ये c अंदर भेज दीजिए, ये हो गया m की पावर c, l की पावर -c एंड t की पावर -c एंड साथ में क्या l। अब चीजों को समेटिए, ये हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये बन गया। मास को समेटते हैं, ठीक है, n की पावर कितनी जगह है, यहाँ है, दो जगह है, मल्टीप्लाई में है, तो m की पावर a प्लस सी। ठीक है, देन l कितनी जगह है, l देखिए -3a -b, l की पावर -c और यहाँ चार जगह है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और सब किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो एल की पावर ऐड हो जाएंगी, फिर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3a, एल की पावर यहाँ कितना b एंड यहाँ एल की पावर -c और यहाँ एल की पावर कितना डियर +1, तो ये हो गया -3a + b -c +1। फिर t की पावर कितना है, t कितनी जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो t को समेटिए, t की पावर -b -c। ठीक है, इतना आपका आ चुका है, ठीक हो रहा है। m की पावर a + c, l की पावर -3a + b -c +1 और t की पावर -b, t की पावर -c, t की। अब क्या करते थे, अब हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें टोटल कितने टर्म है, दो टर्म, और ईच टर्म की डायमेंशन एमएलटी में क्या होगी, सेम होगी, जो मास की डायमेंशन यहाँ है वो यहाँ भी होगी, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देन उसके बाद लिखने के बाद अब मास की डायमेंशन को इक्वेट कीजिए, यहाँ मास की डायमेंशन a + c है, ठीक है, और यहाँ मास की डायमेंशन कितना है 0, तो a + c = 0। यहाँ है लेंथ की डायमेंशन -3a + b -c +1 = यहाँ लेंथ की डायमेंशन भी 0 है। टाइम की डायमेंशन यहाँ कितना है -b -c = यहाँ टाइम की डायमेंशन कितना है 0। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करते हैं। a = ठीक है, a + c = 0, देन यहां से आप a की वैल्यू ले लीजिए, a = कितना हो गया माइनस, या c की वैल्यू यहां से नहीं उसको सॉल्व करने के लिए 3 ही आ रहे हैं। हाँ, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है इसको देखिए, a की वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ b एंड c। ठीक है, देखते हैं, चाहो तो a = यहाँ से कितना आ जाएगा, c इधर गया तो -c, अब इसकी वैल्यू a = -c की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखिए -3 इंटू a की जगह कितना, -3 इंटू a की जगह -c, ठीक है, प्लस b -c +1 उधर उस ओर गया तो कितना हो गया -1। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, इसको -b नीचे लिख देता हूं, -b -c = कितना था 0 था। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया 3c -c कितना हो गया 2c, तो b + 2c = कितना -1, और ये है -b -c = 0। अब b और c में दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप चाहो नाम देके कर लेना है, ये सब क्लास 10th का काम है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, आप अच्छे से सॉल्व करना है इसको। कितना आया था ये आया था आपका b + 2c = कितना -1।
दोनों को ऐड किया तो b से -b कैंसिल हो गया, 2c माइनस c कितना हो गया, c इक्वल टू -1 + 0 -1। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है बड़ी काम की -1। अब यहां रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। a इक्वल टू कितना है -c, a इक्वल टू -c, देन a माइनस इंटू सी की वैल्यू कितनी आई है -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब आपके पास a भी है, ठीक है, जो कि कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, और c भी है। इसको उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहां रख दीजिए, ठीक है, यहां रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। तो चलो देखते हैं, सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये आ जाएगा -b -c, सी कितना आया रखा है -1 इक्वल टू कितना 0, तो -b इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +1 इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, ये +1 उसूर गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया डियर 1 आ गया। तो देखते हैं c इक्वल टू कितना मिला हुआ है -1, b इक्वल टू कितना मिला हुआ है 1, और a इक्वल टू भी कितना मिला हुआ है, यहां पर देखिए आप 1। ठीक है, a1 b1 और c कितना -1, ये abc की वैल्यू है। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में एबीसी की वैल्यू रखिए, तो आ गया एनआर यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू के इनटू डेंसिटी की पावर कितना ए की वैल्यू कितनी आई है 1, इनटू वेलोसिटी की पावर बी, और बी की वैल्यू भी कितनी आई है 1, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी पावर कितना है c, और c की वैल्यू है -1 इंटू डायमीटर d। ठीक है, देन इसको और सही से लिख लेते हैं, nr इज इक्वल टू k इंटू रो इंटू वी इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, -1 अब +1 हो चुका है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ में कितना d। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं आपका आंसर आपके करीब है। अब आपको क्या दिखाना था, nr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो वी डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब ये कांस्टेंट हटेगा, ठीक है, कांस्टेंट हटेगा तो क्या होगा, देखिए प्रोपोर्शनल हटता है, इक्वल का साइन लाते हैं तो क्या आता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट को हटाएंगे वापस इक्वल का साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनल लाएंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल लाने पर कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लाने पर कांस्टेंट आता है, तो इक्वल हटाकर प्रोपोर्शनल लाने पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इक्वल हटाकर प्रोपोर्शनल लाने पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि एनआर इक्वल का साइन हटाए और प्रोपोर्शनल लाए तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रो वी डी अपॉन ईटा। ये वाला टर्म समझ में आया। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लाते हैं तो क्या आता है कांस्टेंट, इक्वल हटा के प्रोपोर्शनल लाएंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इक्वल हटा के प्रोपोर्शनल लाएंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, शो करना था, यही हमें लाना था। ठीक है डियर, ओके, देन एट लास्ट अब हम इस मेथड की लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या क्या है, पहला है दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट के। तो ये इस मेथड के द्वारा हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो यहाँ पर आता है के, उसकी वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। ये सिर्फ हम इतना बोलते हैं कि के क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, बाकी वो क्या है उसके बारे में ये नहीं बता पाता, उसकी वैल्यू हम यहाँ से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस मेथड से के की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पाती है। दूसरा, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये मेथड फेल हो जाता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन या फिर तीन नहीं, तीन से ज्यादा क्वांटिटीज पर
अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटी पर कोई क्वांटिटी अगर डिपेंड कर रही है तो ये मेथड क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जैसे कि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर किस किस पर डिपेंड कर रहा था, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, वेलोसिटी पर, डेंसिटी पर और डायमीटर ऑफ द पाइप। अब पिछले क्वेश्चन में हमें डायमीटर की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है ये दिया था, अगर नहीं दिया होता तो हमें इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c और इसकी पावर क्या माननी पड़ती, d माननी पड़ती। और आप प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या ले आते, इक्वल डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर आप इक्वेट करना, आपको a b c d की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है, ए बी सी डी आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये मेथड फेल हो जाता है जब कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसलिए पिछले क्वेश्चन में डायमीटर की जो है पावर दी थी, देन अब 3 ही फिजिकल क्वांटिटी की पावर ढूंढनी थी, तो तब हम उसको कर लेते थे, क्योंकि ए बी सी में 3 इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। नहीं तो ए बी सी डी ए बी सी डी में 3 इक्वेशन होते, और जो कि आपको अगर ये नहीं दिया होता तो ए बी सी डी में 3 इक्वेशन होते और आप ए बी सी डी की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाते। अगला है इट फेल्स, ठीक है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी के सम के फॉर्म में है या डिफरेंस के फॉर्म में है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के सम के फॉर्म में है या फिर डिफरेंस के फॉर्म में है, तो ये मेथड तब भी यूज नहीं हो सकता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं S इक्वल टू यू टी प्लस का आ गया ना, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एक्सप्रेशन में प्लस या फिर माइनस आ जाता है, 2 या 2 से ज्यादा यानी कि 3 टर्म अगर इक्वेशन में है, तो इस तरीके 3 टर्म देखिए, इक्वल के इधर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, प्लस से इधर यू टी एक टर्म है, हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा टर्म है और एस तीसरा टर्म है। अगर इक्वेशन में 3 टर्म है तो इस मेथड से हम एक्सप्रेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम कहते थे कि F किस पर डिपेंड कर रहा है, एम वी और आर पे। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आया था, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, 2 ही टर्म है, एक इक्वल के लेफ्ट साइड में और एक इक्वल के राइट साइड में। यानी कि इक्वेशन में 2 ही टर्म होनी चाहिए, तभी हम एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक और टर्म हो जाता, प्लस करके कुछ भी हो जाता, अगर कुछ भी उसकी ये सब आ जाता, डेंसिटी आ जाता, मान लो तीसरा टर्म, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को ड्राइव नहीं कर पाते। या कोई भी क्वेश्चन जो थे, ठीक है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का था, फ्रीक्वेंसी जो है 1/L अंडर रूट, या टाइम पीरियड का था टी इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट L अपॉन जी। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इसमें टोटल कितने टर्म है, 2 ही, एक इक्वल के लेफ्ट में और एक इक्वल के राइट में। अगर 2 से ज्यादा टर्म हो जाते, प्लस करके कुछ और टर्म भी आ जाता, अगर मास भी आ जाता, 3 टर्म हो जाते, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को ड्राइव नहीं कर पाते। यानी कि अगर एक्सप्रेशन प्लस या फिर माइनस की फॉर्म में है, समझ रहे हैं, अगर एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, ये S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस या फिर माइनस की फॉर्म में अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी के सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन इस मेथड से ड्राइव नहीं किया जा सकता है। तो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं डियर डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के। पहला क्या था कि आपको कोई रिलेशन दिया था, वो करेक्ट है या नहीं ये आपने चेक करना था। दूसरा, आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे डिपेंड कर रही है ये दिया होता था, ठीक है, और आपको उन क्वांटिटीज के बीच क्या लेके आना था, रिलेशन लेके आना था। अब इसका तीसरा पार्ट है, बहुत खास है वो, उसको हम अगली बार में करेंगे, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके डियर, तो इतना आप घर पे करेंगे, ठीक है, और घर में पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।